जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर आप इसको ऑटो चेकिंग की सुविधा के साथ में टाइप करके देख सकते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर के द्वारा आपकी कॉपियों का मूल्यांकन किया जाता है। और ये रात 2 डिक्टेशन लगातार होने के बाद में 9:30 बजे रात्रि प्रतिदिन डिक्टेशन होती हैं। आप उसके बाद में गूगल मीट के लिंक के माध्यम से यहाँ पर अपनी डिक्टेशन को पढ़ सकते हैं और अपनी गलतियों का मूल्यांकन निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी पढ़ने के इच्छुक छात्र हैं, क्लास के तरह यहाँ माहौल रहता है, आप क्लास की तरह आकर पढ़ सकते हैं जुड़कर। चलिए आज की पहली डिक्टेशन के लिए शुरू करते हैं। रेडी? वाहन प्रदूषण की अनदेखी अब वाहन मालिकों को भारी पड़ सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। इसके तहत सभी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC अब देश भर में एक समान होगा। सभी PUC का डाटा सड़क परिवहन मंत्रालय के नेशनल रजिस्टर्ड से जुड़ा होगा, ताकि जरूरत होने पर संबंधित अधिकारी प्रदूषण फैला रहे वाहन मालिक को नोटिस भेज सकें या उन्हें सूचित कर सकें। इससे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर आसानी से नज़र रखी जा सकेगी। इसका एक फ़ायदा यह भी होगा कि PUC की अवधि खत्म होने पर मोबाइल फ़ोन पर संदेश आ जाएगा कि उसका नवीनीकरण कराना है। प्रदूषण नियम पालन से जुड़े अधिकारी को अगर किसी वाहन के अधिक प्रदूषण फैलाने का शक होता है तो वह वाहन मालिक को वाहन की किसी अधिकृत केंद्र पर दोबारा प्रदूषण जांच कराने का नोटिस भेज सकता है। यह नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड में या SMS से भेजा जाएगा। अगर वाहन मालिक उस नोटिस का पालन नहीं करता है और निर्धारित समय में वाहन की प्रदूषण जांच नहीं कराता है तो जुर्माना वसूला जा सकता है। हालांकि अभी यह नहीं बताया गया कि जुर्माना कितना होगा। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी होने तक संबंधित वाहन के पंजीयन या परमिट रद्द हो सकते हैं और वाहन जब्त भी किया जा सकता है। नए नियम के तहत सभी PUC पर वाहन मालिकों की पूरी जानकारी होगी। अब PUC पर वाहन मालिक का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। OTP भेजकर नंबर का सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा PUC के लिए वाहन मालिक का नाम, पता, इंजन और चेसिस नंबर भी अनिवार्य रूप से देने होंगे, जिन्हें पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। प्रदूषण जांच के दौरान मानक से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को विफल होने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट को दिखाकर वाहन मालिक सर्विस सेंटर में अपने वाहन के प्रदूषण स्तर को ठीक करा सकते हैं या दूसरे जांच केंद्र में वाहन की प्रदूषण जांच करा सकेंगे। सभी सर्टिफिकेट पर QR कोड होगा, जिससे उसे जारी करने वाले केंद्र की पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह सुविधा पहली बार लागू की जा रही है। वर्तमान में अगर कोई वाहन बिना प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट के चल रहा है तो उसका पता
तभी चल पाता है जब चेकिंग होती है। नए नियम के बाद प्रदूषण जांच की जानकारी नेशनल डाटा रजिस्टर्ड में अपडेट होती रहेगी, जिससे यह भी पता चल सकेगा कि किन वाहनों की कब से प्रदूषण जांच नहीं हुई। किसी समय इस सृष्टि का परम हेतु परमात्मा अकेला होने पर विचार करने लगा कि मैं अब एक से अनेक हो जाऊं। उसने जैसे ही यह विचार किया, उसकी वही इच्छा तत्काल एक युवती का रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। परमात्मा स्वयं पुरुष बन गया और उस युवती के साथ मिलकर सृष्टि सृजन करने लगा। यहाँ यह अवश्य जानना चाहिए कि परमात्मा अव्यक्त और अकर्ता है, इसलिए सृष्टि का संपूर्ण कार्य शक्ति स्वरूपा उस युवती से ही हुआ। केवल पुरुष दृष्टा मात्र ही रहा। शक्ति इस सृष्टि के मूल में है और यही मनुष्य के जीवन संचालन की एकमात्र हेतु भी है। विचारकों ने आगे चलकर यह कहा कि मनुष्य में यह शक्ति बाह्य शक्ति तथा अंतः शक्ति के रूप में दो प्रकार से होती है। बाह्य शक्ति में तन, जन और धन होते हैं, जिनसे यह अपना जीवन व्यवहार चलाता है। यदि व्यक्ति का तन पुष्ट है और उसके पास पर्याप्त जन बल है, तो वह समाज में अपना दबदबा बनाकर चलता है। आवश्यकता होने पर धन का प्रयोग करके और अधिक बलवान हो जाता है। इसकी दूसरी शक्ति है अंतः शक्ति। यह शक्ति नीति, नियम, सत्य, दया, दान तथा सभी के प्रति अपनापन का भाव रखने से प्राप्त होती है। यह शक्ति प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देती, किंतु इसके प्रभाव से बड़ा शक्तिमान भी अभिभूत होकर अंतः शक्ति रखने वाले के सामने प्रणत हो जाता है। इसी शक्ति के प्रभाव से हमारे पूर्व ऋषियों ने बड़े से बड़े प्रभावी और समर्थ राजाओं को भी अपने सामने प्रणत कराकर सदा उन पर न केवल अनुशासन किया, अपितु उन्हें प्रजा के हित में कार्य करने के लिए विवश भी किया। इसीलिए विचारवान पुरुष सदा यही कहते हैं कि व्यक्ति के पास यदि बाह्य शक्ति है तो वह उसका प्रयोग विवेक और विचार से करे। इसी के साथ वह अधिक से अधिक अंतः शक्ति को बढ़ाकर अपने और समाज के कल्याण में सहयोगी हो। गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग की पिटाई और दाढ़ी काटने के झूठ को सच बताने की कुत्सित कोशिश में जिस तरह वीडियो वायरल किया जा रहा है, वह एक गहरी साजिश का इशारा करते हैं। कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास अब वास्तविक मुद्दे नहीं रह गए हैं। बात की बात में एक झूठ को देश दुनिया में फैला दिया गया। लोनी मामले में पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था कि यह मूलतः लेन देन से जुड़ा है और धार्मिक मुद्दा कतई नहीं है। यह भी बताया गया कि बुजुर्ग के साथ मारपीट करने वाले अधिसंख्यक आरोपित भी मुस्लिम ही हैं और जिनमें 3 आरोपित जेल भी भेजे जा चुके हैं। मगर कुछ लोगों ने जैसे समाज में वैमनस्यता फैलाने की ही ठान रखी है, उन्होंने
बारंबार वीडियो शेयर किए और घटना को भरकस सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। पुलिस और खुफिया विभाग की जांच भी यही पुष्टि करती है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश के तहत इंटरनेट मीडिया का सहारा लिया गया था। इसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना था। अच्छा हुआ जो गाजियाबाद पुलिस ने शक्ति दिखाते हुए न सिर्फ ऐसे चेहरों के खिलाफ एफआईआर लिखी बल्कि जहर बुझे वीडियो फैलाने में सहायक बने। ट्विटर पर भी पहली बार कानूनी शिकंजा कसा। पुलिस की जांच बताती है कि प्रदेश को सांप्रदायिक तनाव में झोंकने की साजिश कितने सातिराना तरीके से रची गई थी। जिसे शातिरों ने पिटाई का वीडियो वायरल किया था, वही अलीगढ़ और बरेली में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी भी कर चुके थे। समय रहते सच्चाई सामने आ जाने से इनके मंसूबे विफल रहे। बुजुर्ग भी जिस तरह बार बार बयान बदल रहे हैं वह सामान्य नहीं लगता। वे पिटाई करने वालों को ही पहचानने से इनकार कर रहे हैं, जबकि उनकी मुलाकात और फ़ोन पर कई बार बातचीत होने के प्रमाण भी हैं। पुलिस बाकी आरोपितों को तो जेल भेजे ही साजिशकर्ताओं को भी कड़ा सबक सिखाए। इंटरनेट मीडिया पर झूठ परोसकर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। ये हमारा डिक्टेशन समाप्त हो चुका है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं।